Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And today we are going to learn full use of able to and unable to. In this lecture we will learn where and how we can use able to and unable to. So let's start. Use able to, use to be able to, remove can एंड रिमूव कुड। इस तरह का कोई भी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जहां पर आपको इनटू ब्रैकेट इंस्ट्रक्शन के तौर पे बताया गया होगा कि इस सेंटेंस में एबल टू का यूज़ कीजिए, यूज़ एबल टू, या फिर कभी कभी यूज़ टू बी एबल टू, ऐसे भी इसे कहा जाता है। अब ये यूज़ टू बी एबल टू मतलब क्या है? तो जैसे टू बी जो है, टू बी मतलब टू बी के फॉर्म एम इज आर वॉज वेयर, इनका मोस्ट ऑफ हम एबल टू के सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए उसे यूज़ टू बी एबल टू ऐसे भी कहा जाता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए रिमूव कैन मतलब कि कैन को हटाओ, रिमूव कूड, कूड को हटाओ, इस तरह का सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन वहाँ पर हमें बिल्कुल ही अपने संयम को खोना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि बिना डरे उस सेंटेंस को हमें एबल टू में कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या नियम है, किस तरीके से एबल टू के सेंटेंस कैन में, या कैन के सेंटेंस एबल टू में, कूड के सेंटेंस एबल टू में, एबल टू के सेंटेंस कूड में किस तरीके से बदलते हैं। यूज अनेबल टू, यूज टू बी अनेबल टू, रिमूव कैन नॉट एंड रिमूव कुड नॉट, इस तरह का सवाल भी हमें पूछा जाता है। कभी कभार सेंटेंस में एबल टू का यूज़ इस तरह का सेंटेंस या इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी जगह यूज़ अनेबल टू ऐसे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। यूज़ अनेबल टू के स्थान पर कभी कभी यूज़ टू बी अनेबल टू, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। कभी कभार रिमूव कैन नॉट या रिमूव कुड नॉट, ऐसे भी सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पे भी हमें बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, बिना डरे ऐसे सवालों को हमें हल करना है। देखिए, सबसे पहले एबल टू का जिस सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें उस वाक्य में से कैन को हटाना होता है। इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे कैन, इस वर्ड को जब हम रिमूव करते हैं, कैन को हटाते हैं, कैन को ड्रॉप करते हैं, उस समय कैन की जगह पर हमें टू बी, ये एम इज आर, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये टू बी के फॉर्म है। टू बी के फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। ये तीन फॉर्म है, एक है एम, एक है इज और एक है आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका इस्तेमाल हम करते हैं, इसके पहले भी हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एम का इस्तेमाल, इज का इस्तेमाल और आर का इस्तेमाल, तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, मतलब कि टू बी के फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दैन वी हैव टू यूज़ एबल टू, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें इस्तेमाल करना है एबल टू। कैन को रिमूव करना है, एम इज आर, तीनों में से कोई एक, और उसके साथ एबल टू, हमें कैन को रिमूव करके एबल टू के सेंटेंस में ऐड करना है। दूसरा प्रकार है रिमूव कुड या यूज एबल टू। तो जब हम कुड को रिमूव करते हैं सेंटेंस में से, तो कुड की जगह पर वाज या वेयर, ये दोनों में से ये भी टू बी के फॉर्म है, इनका इस्तेमाल पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे कि एम इज आर प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं कैन को हटाने के बाद, वैसे ही वाज वेयर पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं कुड को हटाने के बाद। और जैसे ही वाज और वेयर दोनों में से एक टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद हमें यूज़ करना होता है एबल टू। तो ये हुआ कैन और कुड को रिमूव करने के बाद इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला। देखिए, अभी हम लोग जानेंगे
सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके साथ एम लेना है, इज लेना है कि आर लेना है। तो मोस्ट ऑफ आप सभी को जानकारी है, फिर भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि आई इस प्रोनाउन के साथ हमेशा एम ही लिया जाता है, एम इस टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी के साथ आर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वी जो है ऑलरेडी प्लूरल है और जो प्लूरल होता है उसके साथ प्रेजेंट टेंस में आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या आर इस टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। देन यू सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ भी आर का इस्तेमाल और सेकंड पर्सन प्लूरल यू के साथ भी आर का इस्तेमाल। मतलब कि एक चीज़ ध्यान देने के लायक है कि दोनों यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आर का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर ही की जगह किसी जेंट्स का नाम होगा, शी की जगह कोई लेडी का नाम होगा, या इट कोई नॉन लिविंग थिंग होगी। इनके साथ हमेशा इज इस टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। और थर्ड पर्सन प्लूरल जो दे ये प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है ये टेबल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सेंटेंस की किस तरह से यूज एबल टू, रिमूव कैन। अगर इस तरह का ऑर्डर, इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है तो हमें किस तरह से इसे हल करना है। देखिए पहला सेंटेंस है रतनलाल कैन रन फास्ट। यहाँ पर आपको ऑर्डर दी जा सकती है रिमूव कैन, या फिर इस तरह से भी कहा जा सकता है यूज एबल टू, या फिर ऐसे भी हो सकता है यूज टू बी एबल टू। तो बिल्कुल ही डरना नहीं है, कैन को हटाना है, एम इज आर तीनों में से कोई एक, और उसके साथ एबल टू का इस्तेमाल। तो रतनलाल, उनके नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, रतनलाल को हमने एज इट इज लिख दिया रतनलाल। कैन को रिमूव करना है, और कैन को रिमूव करने के बाद टू बी का फॉर्म मतलब एम इज आर तीनों में से एक और एबल टू। अभी रतनलाल कौन है, यह सिंगुलर थर्ड पर्सन में आता है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन मतलब कि ही के साथ इज का इस्तेमाल हमें करना है। क्यों करना है ये आपको अभी पता चल गया होगा। रतनलाल इज, कैन को रिमूव करके इज एबल टू, रतनलाल इज एबल टू। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है रन फास्ट, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस हमें नहीं करना है। तो इस तरह से कैन को रिमूव करके हमने सेंटेंस बनाया है रतनलाल इज एबल टू रन फास्ट। तो इस तरह हमने कैन को रिमूव किया और एबल टू के सेंटेंस को बनाया है। अभी देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूले में कहा है जो कैन का कंस्ट्रक्शन है, कैन का सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, आफ्टर सब्जेक्ट कैन होता है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन हुई हमारी कैन के सेंटेंस की। तो कैन के सेंटेंस को हमें तब्दील करना है एबल टू में। तो एबल टू की कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए एबल टू की कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब ही टू बी के फॉर्म, टू बी के फॉर्म मतलब ही एम इज आर, वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। Subject plus am is are plus able to and then V1, and in last we have to use object. This is the formula of making able to from the sentences of can। मतलब कि can के सेंटेंस को able to में तब्दील करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कैन को रिमूव करके आपको हेल्पिंग वर्ब और एबल टू का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे से दोनों फार्मूले को आप दिमाग में भी फिट कर दीजिए, याद कर दीजिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का एबल टू का या कैन का सेंटेंस बनाने में परेशानियां न हो। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज मराठी। सचिन बोल सकता है
अभी कैन का मीनिंग हम सभी को पता है कि सकता है। सचिन कैन स्पीक, सचिन बोल सकता है। क्या बोल सकता है? इंग्लिश एज वेल एज मराठी। इंग्लिश के साथ साथ मराठी भी सचिन बोल सकता है। इस तरह से सचिन की एबिलिटी यहाँ पर दर्शाई गई है। हमारा इंटेंशन यहाँ पर एक ही है, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि कैन को रिमूव करना है, टू बी का फॉर्म और एबल टू। तो सचिन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज, इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा सचिन इज एबल टू। देखिए सेंटेंस में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि कैन रिमूव हुआ है और कैन के बदले हमने इज एबल टू इसका इस्तेमाल करके बाकी सेंटेंस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया है। तो हमारा आंसर बना सचिन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज मराठी। मतलब कि सचिन इंग्लिश के साथ साथ मराठी भी बोलने में समर्थ है, मतलब कि वह उनकी एबिलिटी है। मतलब कि सचिन कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज मराठी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग भी सेम है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है, कैन को रिमूव किया गया, एबल टू का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से जो आपको ऑर्डर दी जाती है रिमूव कैन करना है मतलब एबल टू का इस्तेमाल करना है। यूज़ एबल टू करना है मतलब कि कैन को रिमूव करना है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। रमेश कैन गेट गुड नंबर इन एसएससी एग्जामिनेशन। अभी रमेश नाम के व्यक्ति के बारे में यहाँ पर सेंटेंस आया है, उनकी एबिलिटी इस सेंटेंस के माध्यम से दर्शाई गई है। रमेश कैन गेट, रमेश प्राप्त कर सकता है। अभी यहाँ पर गेट मतलब कि प्राप्त करना। क्या प्राप्त कर सकता है? गुड नंबर इन एसएससी एग्जामिनेशन। 10वीं की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, उस बोर्ड की एग्ज़ाम में रमेश नाम के किसी स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि रमेश नाम का जो लड़का है वह अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो फिर से वही है, रमेश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कि कैन को रिमूव करके हमें इज एबल टू का इस्तेमाल करना है। तो हमारा आंसर होगा रमेश इज एबल टू गेट गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जामिनेशन। मतलब कि 10वीं के बोर्ड के एग्जामिनेशन में रमेश अच्छे नंबर लाने की एबिलिटी रखता है, वह उनके अंदर वो कैपेसिटी है। ही कैन गेट गुड नंबर इन एसएससी एग्जामिनेशन। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। कैन को रिमूव किया गया और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने टू बी का फॉर्म इस्तेमाल किया। यहाँ पर सब्जेक्ट रमेश था, इसीलिए टू बी का फॉर्म इज आया है और एबल टू का उसी के साथ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। मिस्टर रामलाल कैन अडॉप्ट दिस ऑर्फन चाइल्ड। देखिए मिस्टर रामलाल मतलब कि श्रीमान रामलाल जी के बारे में यह सेंटेंस है और कहा गया है कि श्रीमान रामलाल कैन अडॉप्ट करना मतलब गोद लेना। वो गोद ले सकते हैं किसको? दिस ऑर्फन चाइल्ड, इस अनाथ बच्चे को मिस्टर रामलाल गोद ले सकते हैं। इस तरह का मिस्टर रामलाल के बारे में उनकी एबिलिटी को दर्शाने की कोशिश इस सेंटेंस से की गई। अभी फिर से वही चीज़ है, मिस्टर रामलाल मतलब कि ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब या टू बी का फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो आता है इज। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मिस्टर रामलाल इज एबल टू अडॉप्ट दिस ऑर्फन चाइल्ड। मतलब कि इस बच्चे को अडॉप्ट करने की, उसे गोद लेने की जो काबिलियत है वह मिस्टर रामलाल में है, वह उस बच्चे को गोद ले सकते हैं। कैन रिमूव किया गया, कैन को रिमूव करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि टू बी के फॉर्म का इज का इस्तेमाल किया और वर्ब के पहले एबल टू का भी इस्तेमाल करके सेंटेंस को पूरा कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। यू कैन आस्क मी योर डाउट अबाउट दिस टॉपिक। देखिए जैसे कि स्कूल या ट्यूशन क्लास में जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद वह अक्सर इस तरह का सवाल बच्चों को पूछते हैं। वही सवाल यहाँ पर आपके सामने है। यू कैन आस्क मी योर डाउट अबाउट दिस टॉपिक। आपकी जो शंकाएं कुशंकाएं है इस टॉपिक के बारे में जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे
और आप मुझे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी योर डाउट अबाउट दिस टॉपिक। इस तरह से टीचर ने बच्चों से कहा, ऐसा हम मान के चलते हैं। यहाँ पर अभी देखिए सब्जेक्ट ना कोई रामलाल है, ना कोई श्यामलाल है, ना रमेश है, ना सुरेश है, ना सीता है और ना ही गीता है। यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा आर इज टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो बस वही करना है। यू आर, कैन को रिमूव करना है, एबल टू का इस्तेमाल करना है। तो हमारा आंसर होगा यू आर एबल टू आस्क योर डाउट अबाउट दिस टॉपिक। आप आपके डाउट्स, आपकी शंकाएं, आपकी कुशंकाएं जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बारे में आप पूछने के लिए आप समर्थ हो। मतलब कि आप आपके सवाल मुझे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फिर से एक बार कैन को रिमूव करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके एबल टू को सेंटेंस में ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। दे कैन कम एट आवर होम टुमारो। मतलब कि वे मतलब कुछ मेहमान होंगे, एक से अधिक होंगे, इसलिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल इस सेंटेंस में हुआ है। दे कैन कम, वे आ सकते हैं। एट आवर होम, कहाँ आ सकते हैं? हमारे घर। टुमारो, कल वे हमारे घर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है दे मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा टू बी की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है आर इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, सो दे आर, कैन रिमूव होगा, एबल टू ऐड होगा। दे आर एबल टू कम एट आवर होम टुमारो। देखिए, वे हमारे घर कल आने के लिए समर्थ है। मीन्स दे कैन कम एट आवर होम टुमारो। कैन रिमूव हुआ है और रिमूव करके कैन को हमने टू बी के फॉर्म का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट था इसलिए आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और एबल टू को वर्ब के पहले ऐड कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन लिव विथ यू। मैं आपके साथ रह सकता हूँ। मतलब कि मैंने अपनी इच्छा को कैन इस सेंटेंस के माध्यम से उसे एबिलिटी में चेंज किया। आई कैन लिव विथ यू, मैं आपके साथ रह सकता हूँ, आप ऐसा कुछ डाउट मत लीजिए। तो अभी सब्जेक्ट क्या है? आई है, और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम इज टू बी के फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आई एम, कैन रिमूव हुआ, एबल टू ऐड हुआ। आई एम एबल टू लिव विथ यू, मैं आपके साथ रहने के लिए समर्थ हूँ। मतलब कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ। दोनों सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बदल गया है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। कैन रिमूव हुआ है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू बी का फॉर्म इस्तेमाल करके एबल टू को ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंडिया कैन चेज द टारगेट ऑफ 350 रन्स। मतलब कि भारत 350 रन का जो टारगेट है उसका पीछा कर सकता है। चेस करना मतलब कि उसका पीछा करना। जो टीम दूसरी बार बैटिंग करती है उसे चेस करना होता है। तो यहाँ पर शायद पहली टीम की बैटिंग हो चुकी है जो अपोजिट में है, और इंडिया की टीम जो है वह सेकंड पारी खेल रही है। तो इसलिए कहा गया है इंडिया कैन चेस द टारगेट ऑफ 350 रन्स। मतलब कि भारत 350 रन का जो टारगेट दिया गया है उन्हें किसी अपोजिशन टीम के द्वारा, उसका पीछा कर सकता है। मतलब भारतीय टीम की जो काबिलियत है, जो उनकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को इस सेंटेंस के माध्यम से शो किया गया है। अभी गौर करने वाली बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडिया। अभी इंडिया आई में नहीं आता है, वी में नहीं आता है, यू में नहीं आता है, ही शी और दे का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो इंडिया के लिए यूज़ होता है इट, और इट के साथ इज टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल हमें प्रेजेंट टेंस में करना है। तो हमारा सेंटेंस होगा, हमारा एबल टू का आंसर बनेगा
इंडिया इज, इंडिया इज कैन को रिमूव करके एबल टू, इंडिया इज एबल टू चेस द टारगेट ऑफ 350 रन्स, मतलब कि 350 रन का जो टारगेट है, जो लक्ष्य दिया गया है भारतीय टीम को, उसे पाने के लिए, उसको चेस करने के लिए भारत समर्थ है, भारतीय टीम समर्थ है। हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जो 350 रन के टारगेट को इजीली चेस करेंगे। तो इस तरीके से कैन को रिमूव करके हमने हेल्पिंग वर्ब मीन्स टू बी की फॉर्म और साथ ही साथ एबल टू का इस्तेमाल किया और सेंटेंस को पूरा किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, शीतल कैन ड्राइव द कार। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। शीतल कैन ड्राइव द कार, शीतल कार चला सकती है। तो शीतल है, शीतल के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज, तो शीतल इज, कैन को रिमूव किया, एबल टू का इस्तेमाल किया। शीतल इज एबल टू ड्राइव द कार, शीतल नाम की जो लड़की है वह कार चलाने में समर्थ है, उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो चला सकती है, इसलिए कैन को हटाया गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ एबल टू को सेंटेंस में ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल कैन हिट द सिक्स इन द लास्ट बॉल। देखिए, राहुल ये जो प्लेयर है, उस प्लेयर की एबिलिटी को इस सेंटेंस में दर्शाया गया है। क्या एबिलिटी है? राहुल कैन हिट द सिक्स इन द लास्ट बॉल, मतलब कि मैच की जो अंतिम गेंद है, उस अंतिम गेंद पर राहुल षटकार मार सकता है, मतलब कि सिक्सर मार सकता है, 6 रन वह प्राप्त कर सकता है, वह राहुल के अंदर एबिलिटी है। फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से कोई एक। तो हमारा सब्जेक्ट है राहुल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे इज। राहुल इज, कैन को रिमूव करके एबल टू का इस्तेमाल, राहुल इज एबल टू हिट द सिक्स इन द लास्ट बॉल, मतलब कि अंतिम गेंद में षटकार मारने की एबिलिटी जो है वह राहुल के अंदर है। ऐसे इस सेंटेंस के माध्यम से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अमित एंड सुमित कैन विन द रेस। देखिए, अमित और सुमित दो स्टूडेंट्स के बारे में सेंटेंस आया है, जो कि प्लेयर है, और कहा है अमित एंड सुमित, अमित और सुमित कैन विन द रेस, वह जो दो लड़के हैं वह उस रेस को जीत सकते हैं। तो अमित और सुमित, अभी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, अमित और सुमित के लिए हम लोग दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए अमित और सुमित के साथ इज इस हेल्पिंग वर्ब का, इस टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अमित एंड सुमित आर एबल टू विन द रेस, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें करना होगा। तो हमने कर दिया, अमित एंड सुमित आर, कैन को रिमूव किया, एबल टू का इस्तेमाल किया, तो हमारा सेंटेंस बना अमित एंड सुमित आर एबल टू विन द रेस। इस तरह से अमित और सुमित के सेंटेंस को हमने पूरा किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ह्यूमन माइंड कैन डू सेवरल अमेजिंग थिंग्स। देखिए, ह्यूमन माइंड की बात यहाँ पर हुई है। द ह्यूमन माइंड कैन डू सेवरल अमेजिंग थिंग्स, मतलब हमारा जो दिमाग होता है वह बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें कर सकता है। अभी द ह्यूमन माइंड मतलब कि इट, और इट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, इसीलिए द ह्यूमन माइंड इज, कैन रिमूव करके एबल टू का इस्तेमाल, द ह्यूमन माइंड इज एबल टू डू सेवरल अमेजिंग थिंग्स। इस तरीके से ह्यूमन माइंड का जो सेंटेंस था, ह्यूमन माइंड की जो एबिलिटी दर्शाई गई थी, उसको हमने एबल टू में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आवर हेडमास्टर कैन अरेंज द मीटिंग टुडे। हमारे हेडमास्टर जी कैन अरेंज द मीटिंग टुडे, वह आज हमारी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, मतलब कि वह मीटिंग ले सकते हैं। फिर से सब्जेक्ट है आवर हेडमास्टर, मतलब कि ही, तो हमारे हेडमास्टर जी जो है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा इज का। तो आवर हेडमास्टर इज एबल टू अरेंज द मीटिंग टुडे। क्या किया हमने?
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, कैन को रिमूव किया है, एबल टू को वर्ब के पहले ऐड कर दिया है, हमारा कैन का सेंटेंस एबल टू में चेंज हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे कैनॉट को हटा के अनेबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि कैन को हटा के रिमूव कैन, यूज एबल टू बी एबल टू, तो इस तरह के सेंटेंस अभी तक हमने देखे। यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे रिमूव कैनॉट, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी ऑर्डर दिया जाएगा कि यूज अनेबल टू का इस्तेमाल करो, कैनॉट को रिमूव करो। तो कैनॉट के सेंटेंस को अनेबल टू में कहाँ और कैसे हम चेंज करेंगे ये यहाँ पर बताया गया है। फॉर्मूला वही है, कैनॉट ड्रॉप हो जाएगा और कैनॉट को ड्रॉप करके एम इज आर इस प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म में से किसी एक का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज अनेबल टू। बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है कि कैनॉट का सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है, और कैनॉट के सेंटेंस को हम जब अनेबल टू में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो कैनॉट का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस कैनॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होगा। मतलब कि सबसे पहले कर्ता, देन कैन के साथ नॉट आएगा, देन क्रिया का पहला फॉर्म एंड देन कर्म। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम अनेबल टू में चेंज करेंगे तो एक चेंज तो परफेक्ट है, कैनॉट रिमूव होगा, उसके बदले अनेबल टू ऐड होगा, और दोनों के बीच हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम, इज या आर, तीनों में से कोई एक। तो अनेबल टू का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि एम इज आर प्लस अनेबल टू, देन V1 एंड इन लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, बड़ा सिंपल है, अक्षय कैन नॉट डांस। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको दो तरह की इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। रिमूव कैन नॉट, कि कैनॉट को रिमूव करो, तो कैनॉट को रिमूव करो मतलब क्या करो कि अनेबल टू को यूज करो, या फिर ऐसे भी बोला जाएगा सिंपली यूज अनेबल टू का इस्तेमाल करो। तो अक्षय कैन नॉट डांस, अक्षय नाच नहीं सकता है, तो कैन नॉट को रिमूव करके अनेबल टू को ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो अक्षय यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए अक्षय के साथ इज, अक्षय इज, कैन नॉट को ड्रॉप करके अनेबल टू ऐड होगा, तो सेंटेंस बनेगा अक्षय इज अनेबल टू डांस, अक्षय नाचने में असमर्थ है। एबल मतलब कि समर्थ होना, कोई चीज़ करने में वह उसके अंदर वो एबिलिटी होना। अब यहाँ पर एबिलिटी नहीं है, वो उनमें क्षमता नहीं है कि वह नाच सकते हैं, इसीलिए सेंटेंस आया है अक्षय इज अनेबल टू डांस, अक्षय नाचने में समर्थ नहीं है, मतलब कि अक्षय नाच नहीं सकता है। दोनों का सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन है चेंज हुआ है और मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा कैन नॉट मीट यू टुडे, सीमा आज तुम्हें मिल नहीं सकती है, मतलब कि सीमा ने आपको बोला होगा लेकिन आज वो आपको नहीं मिल सकती है। तो कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू को ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सीमा इज, क्योंकि सीमा मतलब कि शी मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है इज, तो हमारा सेंटेंस बना सीमा इज अनेबल टू मीट यू टुडे, आज आपको सीमा नहीं मिल सकती है, वो मतलब किसी काम में बिजी होगी जिसके कारण वो नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट हेल्प मी इन माई स्टडीज, वह, ही मतलब कि वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति को यहाँ पर निर्देशित किया गया है, ही कैन नॉट हेल्प मी इन माई स्टडीज, वह मुझे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ही के साथ इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू को ऐड करना है। ही इज अनेबल टू हेल्प मी इन माई स्टडीज, वह मुझे मेरी पढ़ाई में
मदद करने के लिए असमर्थ है, मतलब कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं। इस तरह का सेंस कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। इस तरह हमने कैनॉट के सेंटेंस को अनेबल टू में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस मोबाइल कैन नॉट वर्क नाउ। यह जो मोबाइल है आपका, दिस मोबाइल कैन नॉट वर्क नाउ, अभी ये काम नहीं कर सकता है, मतलब कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट अभी हो गई, अभी इसका सब उड़ गया है, इसका स्क्रीन टूट गया होगा, जो कुछ होगा, अभी किसी ने शॉपकीपर ने बोल दिया दिस मोबाइल कैन नॉट वर्क नाउ, अभी आपका मोबाइल काम नहीं कर सकता है। तो कैनॉट को रिमूव करना है, अनेबल टू को ऐड करना है, दिस मोबाइल मतलब कि इट, और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा इज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस मोबाइल इज अनेबल टू वर्क नाउ, मतलब कि आपका मोबाइल अभी काम कर नहीं सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी अभी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कैन नॉट फिनिश देयर वर्क टुडे। दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस अभी आपको दिखाई देगा। दे कैन नॉट फिनिश, वे फिनिश नहीं कर सकते हैं देयर वर्क टुडे, वे उनका काम आज पूरा नहीं कर सकते हैं, किसी काम की वजह से या फिर मजदूर कम आने की वजह से उनका काम आज पूरा वो नहीं कर सकते हैं। तो कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू को ऐड करना है। सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल में आर इज टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, तो हमारा आंसर होगा दे आर अनेबल टू फिनिश देयर वर्क टुडे, मतलब उन मजदूरों के जो कैपेसिटी है, काम आज वो नहीं कर सकते, तो उसको यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ लेटर कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ टॉक। देखिए अ लेटर मतलब कि खत, कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ टॉक मतलब कि आमने सामने बैठकर हम जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत की जगह जो खत होता है, जो पत्र होता है, वो पत्र नहीं ले सकता है। आप कितने भी किसी को पत्र लिखो, आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपकी जो इमोशंस होते हैं, वह आपके सामने वाला व्यक्ति ही आपको पहचान सकता है, आपके सेंस को, आपके फीलिंग्स को जान सकता है। तो इसीलिए सेंटेंस है लेटर कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ टॉक। फिर से एक बार लेटर, और लेटर मतलब कि इट, और इट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। अ लेटर इज, कैन नॉट को ड्रॉप करके अनेबल टू को इन करना है। अ लेटर इज अनेबल टू टेक प्लेस ऑफ टॉक। तो इस तरह से अ लेटर वाला सेंटेंस कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैनॉट कन्विंस हर। कन्विंस करना, मनाना, समझाना। तो सेंटेंस है आई कैनॉट कन्विंस हर, मैं उसे मना नहीं सकता हूँ, मतलब कि वो जानते हैं, अपने अंदर की जो एबिलिटी है उसे वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा आई कैनॉट कन्विंस हर, मैं उसे मना नहीं सकता हूँ। तो आई के साथ हमेशा, मैंने इसके पहले भी कहा कि एम इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमेशा के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो आई एम, कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू को ऐड करेंगे। आई एम अनेबल टू कन्विंस हर, मैं उसे मनाने में असमर्थ हूँ, मतलब कि आई कांट कन्विंस हर, आई कैन नॉट कन्विंस हर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अभी कैन और कैनॉट को रिमूव करके एबल टू, अनेबल टू को ऐड करना हमने अभी पढ़ा। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे रिमूव कुड या यूज़ एबल टू, मतलब कि कैन को रिमूव करके भी आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सेम कुड को रिमूव करके भी आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि कुड ये जो वर्ड है यह कैन का पास्ट टेंस में, मतलब कि पास्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल एमिजार का पास्ट फॉर्म वॉज वेयर बनता है। तो सेम कुड को रिमूव करके टू बी के फॉर्म वॉज और वेयर दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लेना है, और देन हमें इस्तेमाल करना है एबल टू का। तो वॉज और वेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ हमेशा वॉज आता है, और ही, शी, इट, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ भी
पास्ट टेंस में was is to be के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और बचे हुए वी, यू और दे के साथ वर का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। देखिए पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला है कुड के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए पहले आता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कैन के जैसा ही है। कैन में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कैन की जगह यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हुआ है जो कि हमें पास्ट का सेंस देता है। और कुड के सेंटेंस में जब हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करने, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन वी हैव टू यूज एबल टू एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। तो चेंजेस देखिए कहाँ पर हुआ है, कुड रिमूव हो रहा है, वॉज और वेयर दोनों में से एक के साथ एबल टू वहाँ पर आ रहा है, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो पहला सेंटेंस है ज्योति कुड डिटेक्ट द मिस्टेक। डिटेक्ट करना मतलब ढूंढना। ज्योति कुड डिटेक्ट द मिस्टेक। ज्योति नाम की जो लड़की है वह कुड डिटेक्ट द मिस्टेक, वह मिस्टेक ढूंढ पाई या ढूंढ सकी। इस तरह के सेंस में कुड का इस्तेमाल हम लोग हमारे डेली लाइफ में करते हैं। ज्योति कुड डिटेक्ट द मिस्टेक, ज्योति मिस्टेक ढूंढ पाई या ज्योति ने मिस्टेक और ढूंढ सकी। इस तरह का सेंस इस सेंटेंस के माध्यम से निकल रहा है। जब हम इस सेंटेंस में एबल टू का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कुड रिमूव होगा और एबल टू ऐड होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब भी लेना है, इसे भूल के नहीं चलेगा। तो ज्योति है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि शी और शी के साथ आएगा वॉज। तो ज्योति वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिस्टेक, ज्योति मिस्टेक ढूंढने में समर्थ थी, मतलब कि वह उसे ढूंढ सकी। इस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बदल गया है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमने कुड को रिमूव करके एबल टू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है पोलिसमैन कुड कैच द थीप। देखिए पोलिसमैन कुड कैच द थीप, जो पोलिसमैन थे वो पोलिसमैन उस चोर को पकड़ सके, मतलब कि पकड़ सका या पकड़ पाया। तो पुलिसमैन उस चोर को पकड़ पाया या पकड़ सका। तो फिर से एक बार कुड को रिमूव करके एबल टू का इस्तेमाल और उसके पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें वहाँ पर लेना है। तो पुलिसमैन, पुलिसमैन मतलब कि ही, और ही के साथ हमें इस्तेमाल करना होता है वॉज। तो ही वॉज मतलब कि पुलिसमैन वॉज एबल टू कैच द थीफ, पुलिसमैन उस चोर को पकड़ने में समर्थ थे, मतलब कि समर्थ थे मतलब कि वह उसे पकड़ पाए या उसे पकड़ सके। इस तरह से कंस्ट्रक्शन बदल गया है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। कुड को रिमूव किया गया और एबल टू का इस्तेमाल भी किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कुड विन द ट्रॉफी। अभी सब्जेक्ट देखिए क्या आया है, सब्जेक्ट है दे, दे मतलब कि प्लूरल, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वे है मतलब कि प्लूरल है, और प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए सेंटेंस बना दे वर एबल टू विन द ट्रॉफी। कुड को रिमूव करके एबल टू को इन किया और सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमने एबल टू को कुड के सेंटेंस को बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड कुड फ्लाई आफ्टर द इंजुरी, मतलब कि किसी पक्षी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द बर्ड कुड फ्लाई, पक्षी उड़ सका, आफ्टर द इंजुरी मतलब जख्मी होने के बावजूद भी, उसे जख्म हुई थी और जख्म होने के बाद भी वह उड़ सका, मतलब कि वह उड़ के गया, वो उड़ के गया वहाँ से, वहीं पर वो गिरा हुआ पड़ा हुआ नहीं रहा। तो इस तरह का ये जो सेंटेंस है बर्ड वाला, यहाँ से हमें कुड को रिमूव करना है। तो कुड को रिमूव करना है, एबल टू को इन करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम
पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, इसीलिए वॉज और वर दो ही ऑप्शन हमारे पास है, तो दोनों में से सही यहाँ पर बैठ रहा है वॉज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कि इट है। इट वॉज एबल टू फ्लाई आफ्टर द इंजुरी, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, द बर्ड वॉज एबल टू फ्लाई आफ्टर द इंजुरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, दे कुड मेंशन देयर प्रॉब्लम थ्रू द लेटर। दे कुड मेंशन, वे मेंशन कर सके, अपने समस्याओं का वह उल्लेख कर सके, कैसे? थ्रू द लेटर, एक पत्र के माध्यम से, एक खत के माध्यम से वह अपने समस्याओं को किसी के सामने रख सके या रख पाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दे है और ये प्लूरल है, इसीलिए दे के बाद वर का इस्तेमाल हो। दे वर एबल टू मेंशन देयर प्रॉब्लम थ्रू द लेटर, मतलब कि वह अपनी समस्याओं को एक खत के माध्यम से रखने में सफल रहे या फिर एबल रहे, उनके अंदर वो समर्थता वहां पर दिखाई दी कि जिसके कारण उन्होंने अपनी समस्या को किसी के सामने रखा। तो इस तरह से कुड को रिमूव करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके एबल टू का सेंटेंस हमने बना दिया है। अभी हमने पढ़ा कुड को रिमूव करके एबल टू का इस्तेमाल। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे कुड नॉट को रिमूव करके वॉज अ वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट we have to use helping verb and then after helping verb we will use unable to। जैसे cannot को रिमूव करके am is are unable to का इस्तेमाल हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही could not को रिमूव करना है और could not को रिमूव करके पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब मतलब कि वॉज वेयर दोनों में से एक और अनेबल टू का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को चेंज करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बनता है। सबसे पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर नॉट ये वर्ड ऐड हुआ है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके पहले का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को जब हम अनेबल टू में चेंज करेंगे तो कुड नॉट रिमूव होगा और कुड नॉट को रिमूव करके हेल्पिंग वर्ब के साथ अनेबल टू को हमें वहाँ पर ऐड करना होगा। बाकी सेंटेंस में कहीं पर चेंजेस नहीं होंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब कि वॉज एवर, उसके बाद अनेबल टू, देन V1 एंड इन लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमारा बनना चाहिए। देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है, आकाश कुड नॉट रन फास्ट। अभी कुड नॉट है, नहीं सका, नहीं पाया। आकाश कुड नॉट रन फास्ट, आकाश तेज नहीं दौड़ सका या आकाश तेज नहीं दौड़ पाया। तो कुड नॉट रिमूव होगा, अनेबल टू इन होगा, लेकिन दोनों के पहले सब्जेक्ट के बाद और अनेबल टू के पहले हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट है आकाश, आकाश मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आकाश वॉज अनेबल टू रन फास्ट, मतलब कि आकाश तेज दौड़ने में असफल रहा, नाकामयाब रहा। तो इस तरह से आकाश का सेंटेंस कुड नॉट वाला सेंटेंस हमने अनेबल टू में उसे तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया कुड नॉट विन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखिए इंडिया कुड नॉट विन, भारत नहीं जीत सका या भारत नहीं जीत पाया। क्या नहीं जीत पाया? द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जो मैच हुई थी उस मैच को भारत नहीं जीत सका या भारतीय टीम उस मैच को नहीं जीत पाई। इस तरह से यह सेंटेंस हमें सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हमें कुड नॉट को रिमूव करना है और अनेबल टू को ऐड करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इंडिया के साथ आएगा वॉज। तो हमारा आंसर होगा इंडिया वॉज अनेबल टू विन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मतलब कि भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ की जो मैच थी उस मैच को जीतने में असमर्थ रहा, असफल रहा। इस तरह से
हमने यहाँ पर कुड नॉट को रिमूव किया और हेल्पिंग वर्ब के साथ अनेबल टू का यहाँ पर इस्तेमाल भी कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधिका कुड नॉट गेट डाउन। गेट डाउन मतलब कि कहीं ऊपर होगी, वहां से वो नीचे नहीं आई। राधिका कुड नॉट गेट डाउन, राधिका नीचे नहीं आ सकी या नहीं आ पाई, कुड नॉट गेट डाउन। तो फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। राधिका इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो आफ्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब was. So our sentence will be Radhika was unable to get down. देखिए, राधिका was unable to get down। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिया, कुड को रिमूव करके अनेबल टू को वहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से राधिका का जो सेंटेंस था उसको हमने कुड नॉट को रिमूव किया और अनेबल टू का इस्तेमाल भी कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है पीवी सिंधु कुड नॉट विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। ओलंपिक खेल आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर सेंटेंस आया है पीवी सिंधु एक जो प्लेयर है उनका, पीवी सिंधु कुड नॉट विन, और नहीं जीत सकी या नहीं जीत पाए। क्या नहीं जीत पाए? द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। ओलंपिक खेल में जो खेल वह खेलती है उस खेल में वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई या नहीं जीत सकी, मतलब कि वह जीतने में नाकामयाब रही। तो कुड नॉट वाला सेंटेंस है, अनेबल टू का इस्तेमाल करना है। किसी का नाम है पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु के साथ एक ही नाम है इसलिए वॉज का इस्तेमाल होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु वॉज अनेबल टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, कुड नॉट को रिमूव किया और अनेबल टू को ऐड किया है, और इस तरीके से हमने कुड नॉट के सेंटेंस में अनेबल टू का इस्तेमाल भी कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द एनिमी कुड नॉट स्पॉट हिम। यहाँ पर स्पॉट का मीनिंग है ढूंढना। द एनिमी कुड नॉट स्पॉट हिम मतलब कि जो दुश्मन थे वह उसे ढूंढ नहीं पाए या ढूंढ नहीं सके। द एनिमी कुड नॉट स्पॉट हिम, अभी सब्जेक्ट है एनिमी, तो एनिमी के बाद इस्तेमाल होगा, देखिए द एनिमी वॉज अनेबल टू स्पॉट हिम, मतलब कि वो जो दुश्मन था उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा, वह उसे ढूंढ नहीं पाया। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के मेन फॉर्म के पहले अनेबल टू को ऐड करके कुड नॉट के सेंटेंस को अनेबल टू में तब्दील कर दिया है। तो हमारा आंसर बना द एनिमी वॉज अनेबल टू स्पॉट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है गणेश एंड दिनेश कुड नॉट आंसर वेरी वेल, मतलब कि गणेश और दिनेश नाम के जो दो बंदे हैं वह आंसर नहीं कर पाए। कैसा आंसर नहीं कर पाए? वेरी वेल, मतलब कि ठीक ठाक तरीके से या फिर अच्छा आंसर वो दोनों नहीं कर सके। शायद उनके टीचर ने उन्हें सवाल पूछा होगा और गणेश और दिनेश दोनों जो स्टूडेंट है वह अपने टीचर को सही आंसर देने में वह नाकामयाब रहे। दे कुड नॉट आंसर वेरी वेल। तो यहाँ पर गणेश और दिनेश यह हमारा सब्जेक्ट है, तो गणेश और दिनेश प्लूरल में जाएंगे, इसीलिए वॉस की जगह हमें वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इस सेंटेंस में करना होगा। तो हमारा आंसर होगा गणेश एंड दिनेश वे अनेबल टू आंसर वेरी वेल। इस तरह से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले अनेबल टू का इस्तेमाल किया, कुड नॉट को रिमूव किया और हमारे आंसर को हमने लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है राजेश कुड नॉट सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ डार्कनेस। देखिए, राजेश कुड नॉट सी एनीथिंग, राजेश कुछ भी नहीं देख सका या कुछ भी नहीं देख पाया, बिकॉज ऑफ डार्कनेस, अंधेरा होने के कारण या अंधेरे के कारण राजेश कुछ भी नहीं देख पाया या कुछ भी नहीं देख सका। तो राजेश हमारा सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, या हम इसे टू बी का फॉर्म भी कहते हैं। तो राजेश के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज।
राजेश वॉज कुड नॉट रिमूव होगा, अनेबल टू इन होगा। तो राजेश वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ डार्कनेस। देखिए इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है। कुड नॉट हट गया, अनेबल टू ऐड हुआ, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस से, रूपाली कुड नॉट सप्रेस हर लॉटर। देखिए रूपाली नाम की लड़की है, रूपाली कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस करना मतलब दबाना, हर लॉट मतलब कि अपने हंसी को। जैसे कुछ अमेजिंग हो रहा है, कभी कभी हमें हंसी आ जाती है, कभी कभी हमारे बॉस कुछ बोलते हैं जहाँ पर हंसने लायक मतलब माहौल नहीं होता है, लेकिन हम अपने हंसी को नहीं रोक पाते, बिल्कुल वही सेंस यहाँ पर है। रूपाली कुड नॉट सप्रेस हर लॉटर मतलब कि वह अपने हंसी को नहीं रोक पाई, अपने हंसी को नहीं दबा पाई। तो फिर से एक बार, कुड नॉट रिमूव होगा, और रूपाली यह सब्जेक्ट है इसीलिए वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, रूपाली वॉज अनेबल टू सप्रेस हर लॉटर। तो वह अपने हंसी को रोकने में नाकामयाब रही, मतलब कि वह अपने हंसी को नहीं रोक पाई। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कैन एंड कुड। कभी कभार एग्जाम में इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है कि कैन और कुड को रिमूव करना तो है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नार्थी वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्यों में अगर हमें एबल टू का इस्तेमाल करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, कैन यू प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, कैन यू प्ले क्रिकेट। तो अभी यहाँ पर देखिए, जो कैन अभी तक हम उसे रिमूव कर रहे थे वह सबसे पहले आया है। तो कैन यू प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस को अगर हमें एबल टू में तब्दील करना है तो वह हमारा आंसर होगा, आर यू एबल टू प्ले क्रिकेट। तो कैन यू सब्जेक्ट है यू, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब। ये सवाल है इसीलिए इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो आर यू एबल टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप क्या क्रिकेट खेलने में समर्थ हो। इस तरह का सेंस दोनों सेंटेंस से यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया है कि कैन के सेंटेंस का फार्मूला क्या है, और जहाँ पर हम एबल टू इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला क्या है। तो कैन वाला जो सेंटेंस होता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह कंस्ट्रक्शन होगा कैन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मतलब कि जैसे कैन सब्जेक्ट यू, वर्ब है प्ले और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो कैन यू प्ले क्रिकेट, इस तरह का सवाल आपको पूछा गया है। लेकिन जब हम उसे एबल टू में तब्दील करेंगे तो कैन को तो रिमूव करना है और एबल टू को ऐड करना है, इसलिए कैन तो हट ही जाएगा। लेकिन जब हम कैन को हटाते हैं तो एम इज आर, इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना होता है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी है। मतलब कि एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हमें लेना है, देन यूज करना है सब्जेक्ट एज इट इज है अपने प्लेस पर। अभी सब्जेक्ट और V1 के बीच में हमें ऐड करना है एबल टू, और अंत में V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, यह हमारे एबल टू के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा। तो आपके सामने दोनों फॉर्मूले हैं, एक सेंटेंस से कैन रिमूव हो रहा है और एबल टू के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ एबल टू ऐड हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है और एबल टू जो है सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म के बीचों बीच हमें इस्तेमाल करना है। जब आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़ोगे, उन्हें समझोगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं। कैन शी कम एट अवर होम टुडे। देखिए फिर से एक बार, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन शी कम, क्या वो आ सकती है, एट अवर होम टुडे, क्या आज वह हमारे घर आ सकती है। तो कैन को रिमूव करना है, ये बात तो
बिल्कुल तय है। तो कैन को रिमूव करना है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है? तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, तो जब शी सब्जेक्ट है तो शी इज होता है, शी एम और शी आर कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और इज इस हेल्पिंग वर्ब से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो हमारा आंसर बनेगा इज शी, इज शी। और दूसरा हमारा रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीचों बीच हमें इस्तेमाल करना है एबल टू। इज शी एबल टू कम एट आवर होम टुडे? इस तरह से हमारा आंसर बनेगा इज शी एबल टू कम एट आवर होम टुडे। अब इस सेंटेंस की शुरुआत इज इस हेल्पिंग वर्ब से क्यों हुई, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एबल टू का इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू नॉट विजिट दैट प्लेस टुडे? देखिए फिर से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू नॉट विजिट दैट प्लेस टुडे? क्या उस जगह को आज आप विजिट नहीं कर सकते हो? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर। तो सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं आर, इसीलिए कैन को रिमूव करके आर यू। अभी सेंटेंस है नॉट वाला, जब सेंटेंस नॉट वाला है तो हमें यूज करना होगा अनेबल टू। आर यू अनेबल टू विजिट दैट प्लेस टुडे? देखिए जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे एबल टू, लेकिन यहाँ पर निगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव जब कैनॉट को रिमूव करते हैं तो अनेबल टू का इस्तेमाल करते हैं, कैन को रिमूव करते हैं तो एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसीलिए कैन की जगह आएगा आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आर यू, अभी नॉट हटेगा और वहाँ पे आएगा आर यू अनेबल टू विजिट दैट प्लेस टुडे? देखिए कैसे सेंटेंस बना, आर यू अनेबल टू विजिट दैट प्लेस टुडे? क्या आप उस चीज को, जहाँ कोई प्लेस है उस प्लेस को विजिट करने में असमर्थ हो? बिल्कुल दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, कंस्ट्रक्शन बदल गया है, मतलब कि हमने हमारे सेंटेंस को बहुत अच्छे से करेक्टली लिख दिया है। अभी जैसे कैन और कैनॉट के जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनमें किस तरह से हमने एबल टू का इस्तेमाल किया ये अभी देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि कुड और कुड नॉट वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें एबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए कुड का फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेंटेंस की शुरुआत ही कुड से होगी, देन होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म। अभी बिल्कुल कैन को रिमूव करके एबल टू को इस्तेमाल करना, या कुड नॉट को कैनॉट को रिमूव करके अनेबल टू का इस्तेमाल करना बिल्कुल सेम। यहाँ पर कुड को रिमूव करके हमें एबल टू को इस्तेमाल करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, और बिटवीन सब्जेक्ट एंड V1 वी हैव टू यूज एबल टू, एंड इन लास्ट वी विल यूज ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जाएंगे, फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से उसे रट लीजिए, दिमाग में फिक्स कर दीजिए, और जैसे सेंटेंस आएगा उसे लिख लीजिए। बड़ा सिंपल है, देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। कुड दैट ओल्ड मैन वर्क फॉर आवर्स? देखिए कुड दैट ओल्ड मैन वर्क फॉर आवर्स, मतलब कि किसी एक ओल्ड मैन के बारे में यहाँ पर सेंटेंस आया है, बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है। कुड दैट ओल्ड मैन वर्क फॉर आवर्स? क्या वह जो कोई ओल्ड मैन होंगे जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, वह ओल्ड मैन घंटों तक काम कर सके, या वह काम कर पाए? किसी एक XYZ व्यक्ति के बारे में सेंटेंस है और आपको कहा गया है कि क्या वह बुजुर्ग व्यक्ति घंटों तक काम कर पाए या घंटों तक काम कर सके। तो अभी एक चीज़ तो फिक्स है कि कुड को रिमूव करना है, दैट ओल्ड मैन, दैट ओल्ड मैन, अभी वह व्यक्ति एक ही है। जब व्यक्ति एक है
तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, क्योंकि हम लोग कुड को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए एम इज आर का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। अभी संबंध बनता है वॉज और वर का, तो वर आता है प्लूरल के साथ। अभी यहाँ पर व्यक्ति है एक, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज दैट ओल्ड मैन। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। वॉज दैट ओल्ड मैन एबल टू, अभी सब्जेक्ट और V1 के बीच में इस्तेमाल करना है एबल टू। वॉज दैट ओल्ड मैन एबल टू वर्क फॉर आवर्स, मतलब कि क्या वह बुजुर्ग व्यक्ति घंटों तक काम कर सकते थे या वह कर पाए। इस तरह का सेंस, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, कंस्ट्रक्शन बदल गया है, कुड को रिमूव किया गया, एबल टू को ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई आफ्टर इंजुरी। देखिए अभी यहाँ पर कुड नॉट वाला सेंटेंस आया है, मतलब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर अनेबल टू का इस्तेमाल होगा। तो कुड द बर्ड्स, अभी द बर्ड्स है, एक से अधिक है, मतलब कि प्लूरल है, इसलिए कुड को रिमूव करके इस्तेमाल होगा वर इज हेल्पिंग वर्ब का, वर इज टू बी के पास्ट फॉर्म का। तो वर द बर्ड्स, अभी नॉट को हटाना है, जब नॉट को हटाना है तो अनेबल टू को ऐड करना है। तो हमारा आंसर होगा वर द बर्ड्स अनेबल टू फ्लाई इन द स्काई आफ्टर इंजुरी, मतलब कि क्या वह पक्षी, एक से अधिक पक्षी, हाँ, क्या वह पक्षी इंजुरी के बाद आसमान में नहीं उड़ पाए या नहीं उड़ सके। तो इस तरह से कैनॉट को, कुड नॉट को, कैन को और कैनॉट को रिमूव करके एबल टू का, अनेबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने डीपली पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आज का यह लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।